हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सूचना है, 2024 की एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी हैं। 17,700 से अधिक पोस्टें हैं, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके 2024 में जॉब सिक्योर करने के लिए। हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो सभी के सभी सीजीएल को सपोर्ट कर रही हैं। इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी आने वाले एसएससी सीजीएल के लिए और जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसके द्वारा भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था? भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में देखें, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिकेटियस और सिकंदर। तो किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग? इरेटोस्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। किसे कहा जाता है भूगोल का जनक? हिकेटियस का। तो दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। डिटेल देख लेते हैं। इरेटोस्थनीज जो है एक ग्रीक विद्वान था। भूगोल ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और इसे भूगोल का पितामह भी कहा जाता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। और भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पोलोडिनियम को। तो ये चारों के चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? ऑप्शन में देखें, गैलीलियो, न्यूटन, कॉपरनिकस या केपलर। तो किसने की थी? ये कॉपरनिकस ने की थी। सोलर सिस्टम, सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। गैलीलियो की बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की थी? दूरबीन की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की। न्यूटन ने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण की। केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। और यहां पे पूछा गया है सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये कॉपरनिकस ने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड की किसने की खोज की थी? तो ये टालमी ने की थी कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु क्या है? पृथ्वी है और सूर्य और बाकी चीजें ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ये केपलर ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और दूरबीन की खोज किसने की थी? तो ये गैलीलियो ने की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को, अरुण, पृथ्वी, शुक्र को। तो किसको कहा जाता है? ये पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। अरुण को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो ये हरा ग्रह। हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। शुक्र को चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसके अलावा शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा इत्यादि भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। पृथ्वी को नीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह, अरुण को हरा ग्रह और शुक्र को चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इत्यादि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और ये पृथ्वी के साथ पृथ्वी के आकार और घनत्व दोनों ही दृष्टि से पृथ्वी के समकक्ष है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 21 मार्च। तो कौन सा दिन होता है? ये 21 जून होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। डिटेल देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। इसको ग्रीष्म उत्तरायण भी कहा जाता है या कर्क संक्रांति। ये दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कर्क संक्रांति या ग्रीष्म उत्तरायण। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है। इसे शीत उत्तरायण और मकर संक्रांति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शीत उत्तरायण और मकर संक्रांति। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात
बराबर होते हैं। इसे बसंत विषुव या शरद विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को क्या कहा जाता है? बसंत विषुव। और 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? शरद विषुव। तो ये चारों के चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 21 जून को ग्रीष्म उत्तरायण कर्क संक्रांति, 22 दिसंबर को शीत उत्तरायण मकर संक्रांति, 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? शरद विषुव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? परिक्रमण गति के कारण, परिभ्रमण गति के कारण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसी घूर्णन को परिभ्रमण गति कहते हैं। तो पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो परिभ्रमण की गति के कारण या घूर्णन गति के कारण। इस फैक्ट को भी याद रखिए, यदि घूर्णन आ जाता है तो घूर्णन भी सही आंसर है। और यह घूर्णन गति कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इस फैक्ट को भी याद रखिए, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसे परिभ्रमण गति कहते हैं। और इसी के कारण दिन और रात होता है। यहां पे परिक्रमण गति के एक ऑप्शन है, तो परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जो ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। और दिन और रात होते हैं परिभ्रमण गति के कारण। अगला प्रश्न है, किस दिवस में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? कौन सा दिन है जिसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या 4 जुलाई? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक 3 जनवरी को होती है। किस दिन होती है? 3 जनवरी को। लगभग इस दिन 14.70 करोड़ किलोमीटर की लंबाई रह जाती है। 14.70 करोड़ किलोमीटर की लंबाई होती है। और इस दिन को क्या कहते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं इस दिन को? उपसौर को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। यदि सबसे अधिकतम दूरी की बात करें, पृथ्वी सूर्य के अधिकतम होती है, तो वो कौन सा दिन होता है? ये 4 जुलाई को होता है। और इस दिन को क्या बोलते हैं? उपसौर, अपसौर। 4 जुलाई के दिन को क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। और न्यूनतम दूरी जो होती है वो 3 जनवरी को होती है। इस दिन को क्या बोलते हैं? उपसौर। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम खोज किया गया था? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उससे पहले ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु माना जाता था वो पृथ्वी को माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाती है। बाद में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था? तो कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने यह अवधारणा प्रस्तुत किया? न्यूटन, कॉपरनिकस, आर्यभट्ट या डाल्टन ने? किसने? ये कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने खोज किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है? सूर्य होता है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसकी खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दिन और रात किस स्थान पर हमेशा बराबर होते हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर? तो किसमें? ये भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई दूरी कौन सी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन सी है? खगोलीय इकाई दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, या सूर्य और सभी के ग्रहों के बीच की दूरी? तो खगोलीय दूरी जो होती है या खगोलीय इकाई जो होती है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। किसके बीच की दूरी होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। और एक खगोलीय इकाई जो होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है एक खगोलीय इकाई की। और ये दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? देख, डायग्राम से समझ लेते हैं। पृथ्वी की रचना में सबसे ज्यादा जो होता है संगठन में वो होता है ऑक्सीजन 47%, उसके बाद सिलिकॉन आता है 28%, एल्यूमिनियम 8.10%, उसके बाद आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम इत्यादि संगठन में होते हैं, संगठक होते हैं।
तो यहां पे जो पूछा गया है तत्व की बहुलता किसकी होती है, तो किसकी होती है, ऑक्सीजन 47%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन समय की तुलना में भारतीय मानक समय में है। ग्रीनविच मेरिडियन जीएमटी बोला जाता है, यह विश्व का मानक समय होता है। भारत का जो मानक समय होता है वो क्या होता है, आईएसटी। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होता है, और आईएसटी जो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारतीय मानक समय है आईएसटी होता है, यह ग्रीनविच मेरिडियन से कितना आगे है, तो कितना है, 5 घंटे आगे, या 5 घंटे पीछे, या 5.5 घंटा पीछे, या 5.5 घंटा आगे। तो कितना आगे है, ये 5.5 घंटा, 5.30 घंटे आगे है। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आईएसटी समय का जो देशांतर क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो इस फैक्ट को भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निचला स्थान चैलेंजर गर्त किस खाड़ी में स्थित है। पहला प्रश्न यही बन जाता है कि पृथ्वी का सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो ये चैलेंजर गर्त है। और किस खाड़ी में स्थित है, मरियाना की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, कैरेबियन की खाड़ी, या दक्षिण चीन की खाड़ी। तो किस खाड़ी में स्थित है, ये मरियाना की खाड़ी। कहां पे, मरियाना की खाड़ी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम वायुमंडल की परतों को देख लेते हैं, वायुमंडल की संरचना क्या होती है। सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल, 0 से 18 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ऊंचाई में इसकी पृथ्वी के ध्रुवों पर कम होती है और भूमध्य रेखा पर क्या होती है, अधिक होती है। ध्रुवों में इसकी ऊंचाई कम होती है और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सबकी सब कहां होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव और सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है यह भी क्षोभ मंडल में होता है। दूसरी परत कौन सी होती है, समताप मंडल। पृथ्वी की ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। समताप मंडल को पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न यही पूछा गया है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल पृथ्वी के ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। और यह परत जो होती है वायु परिवहन के लिए अनुकूल होती है। तो यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि वायु परिवहन के लिए अनुकूल कौन सा मंडल है, तो यह समताप मंडल है। तीसरा मंडल है मध्य मंडल, 50 से 80 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है। इस परत का जो ऊपरी हिस्सा है वो पृथ्वी के भीतर पाया जाने वाला सबसे ठंडा स्थान है। अधिकांश उल्कापिंड वगैरह की जो घटनाएं होती हैं इसी मध्य मंडल में होती हैं। फिर आता है आयन मंडल, 80 से 640 किलोमीटर के मध्य होती है। यह एक विद्युत आवेशित क्षेत्र होता है जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करने में सक्षम होती है। और इसी परत में उपग्रह वगैरह भेजे जाते हैं। तो कौन सा मंडल होता है, आयन मंडल। और सबसे ऊपर की जो परत होती है वो ब्राह्मंडल होती है। कौन सी मंडल, ब्राह्मंडल, 640 किलोमीटर से ऊपर होता है। यहां का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहां हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिए, इनमें से कई प्रश्न बन जाते हैं। यहां पे पूछा गया है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो वो कौन सी परत है, समताप मंडल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात किया था, पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन या परिभ्रमण। क्या कहते हैं, परिभ्रमण। और इसका जो काल समय काल कितना होता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो इसको भी नोट कर लीजिए, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और वो किस गति के कारण, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण होता है, या इसको घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन का जो समय होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड होता है। और जो परिक्रमण का समय होता है वो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट होता है। तो परिक्रमण काल का समय भी आप याद कर लीजिए और घूर्णन का भी समय याद कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है।
हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के बराबर होता है या पृथ्वी जितना बड़ा होता है? मरकरी, मंगल या मार्स, वीनस या प्लूटो? तो कौन सा ग्रह होता है इनमें से? वीनस, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार और घनत्व दोनों ही दृष्टियों से पृथ्वी के समकक्ष होता है, इसीलिए पृथ्वी की जुड़वां बहन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? जुड़वां बहन। जुड़वां बहन बोला जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो ये शुक्र ग्रह ही होता है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, अभी ये बौना ग्रह की श्रेणी में है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। पृथ्वी और शुक्र को आकार और द्रव्यमान में समानता के कारण पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहा जाता है। और सर्वाधिक चमकीला तारा भी कौन सा है? शुक्र ही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? प्रश्न पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यहां पे देखें, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। डीमोस, गैनीमेड, टाइटन। तो ये कौन सा है? ये गैनीमेड है। कौन सा उपग्रह है पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह? गैनीमेड है। पृथ्वी का सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये गैनीमेड है, और ये किसमें? बृहस्पति ग्रह का है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। एक प्रश्न और भी बन सकता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये मिरांडा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो गैनीमेड है, बृहस्पति ग्रह का है। और यदि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो मिरांडा है, यूरेनस। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अलास्का, एंडीज या हिमालय? तो कौन सी है सबसे लंबी पूछा गया है? नोट कर लीजिएगा, ये एंडीज पर्वतमाला है। लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा कुछ फैक्ट देख लेते हैं। महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकता है। एशिया महाद्वीप और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये माउंट एवरेस्ट है। यदि एशिया महाद्वीप की पूछे या विश्व की पूछे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांकागुआ, 6960 मीटर है। उत्तरी अमेरिका की मैककिनले। अफ्रीका की कौन सी है? किलिमंजारो। यूरोप की एल्ब्रुस पर्वत। अंटार्कटिका की मिशन मैसिव। और ऑस्ट्रेलिया की कोसी उसको है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ मिडनाइट्स, मध्य रात्रि का सूर्य के नाम से किस देश को जाना जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से किस देश को जाना जाता है? आयरलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे या जापान? तो किस देश को जाना जाता है? ये नॉर्वे को। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से जाना जाता है, और इसका कारण है कि मध्य मई महीने से लेकर मध्य जुलाई महीने तक सूर्य 24 घंटे रहता है, और इसी कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट्स या मध्य रात्रि का सूर्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कुछ देशों को और उनके उपनाम हैं। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो ये बहरीन को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को। सांपों का देश कहा जाता है ब्राजील को। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। दुनिया की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को। और पवित्र भूमि जेरूसलम को। तो इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको ध्यान से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग में, रियो डी जेनेरियो, स्टॉकहोम या न्यूयॉर्क? पहला अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ था? यह रियो डी जेनेरियो में। कहां पे? रियो डी जेनेरियो में। इसे रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, और यह जून 1999, कब? जून 1999 में आयोजित हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है,
प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? पेनिनसुलास ऑफ पेनिनसुलास किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका? तो किस महाद्वीप को कहा जाता है? यह यूरोप को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप को। एक प्रश्न इसमें से और भी बन सकता है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। यदि पूछे प्रश्न महाद्वीपों का महाद्वीप तो वो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि, दोनों ही दृष्टियों से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम, कोटोपैक्सी, बैरन द्वीप या एटना? तो कौन सा है? ये बैरन द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। डिटेल इसकी देख लेते हैं। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह में स्थित है और यह दक्षिण एशिया का पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी भी है। तो इस तरह से इन फैक्टों को याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदियां किस भाग में होती हैं या किस भाग की हैं, किस भाग में पाई जाती हैं? सबसे लंबी नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदियां होती हैं, हिमालयी भारत से, पूर्वी तटी से या कोंकण तट से? तो किस भाग से निकलती हैं? जो हिमालयी भाग से निकलने वाली नदियां होती हैं, जैसे गंगा हो गई, सिंधु हो गई, तो ये सब भारत की सबसे लंबी नदियां होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा से है, हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। यहां पे प्रश्न यही पूछा गया है कि भारत की जो सबसे लंबी नदियां हैं वो किस भाग से निकलती हैं? तो ये हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। एक फैक्ट ये भी है, गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात कहां स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहां स्थित है? तो ये कहां पे स्थित है? कनाडा, भारत, रूस या जर्मनी? नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर में स्थित है। मुख्य रूप से कनाडा में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न और भी बन सकता है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कहां पे है? वेनेजुएला में। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। इसके अलावा विश्व के जो प्रमुख जलप्रपात हैं और उनकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो किस देश में स्थित है ये पूछा जा सकता है। तो इनको देख लीजिए। एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का, वेनेजुएला में स्थित है। इसके अलावा कुक वेनन वेनेजुएला में, गवार्नी फ्रांस में। कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे तुलेगा दक्षिण अफ्रीका में, नियाग्रा कनाडा एवं अमेरिका में। तो इनको नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, गोबी, थार, आटाकामा? तो कौन सा है? ये सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहां पे? अफ्रीकन कंट्री में 11 देशों में ये फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो ये थार है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? ये इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं मुद्रा से। फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, यूरो, पाउंड या एन? तो क्या है? यूरो। फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस में कौन सी मुद्रा चलती है? तो यूरो चलती है। इसके अलावा विश्व के जो प्रमुख मुद्रा है और उनके देश हैं, जैसे डॉलर कौन कौन से देश में चलती है? यूएसए में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। यूरो कौन से देश में चलता है? तो जर्मनी में, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम में क्या चलता है? यूरो चलता है। फ्रांस पूछा गया है प्रश्न में। पाउंड कहां पे चलता है? यूनाइटेड किंगडम, मिस्र, सीरिया, सूडान में पाउंड चलता है। एन किस देश में चलता है? यह भी पूछा जाता है। जापान में। रुपया भारत में, मॉरिशस में, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में। और युआन कहां पे चलता है? यह चीन में चलता है। तो इस तरह से इनको भी नोट कर लीजिए। जापान की संसद का नाम है, जापान की संसद का नाम क्या है? मजलिस, डाइट, कोर्ट्स या इनमें से कोई नहीं? तो जापानी संसद का नाम क्या है? ये डाइट है। जापानी संसद का नाम क्या है? डाइट है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण देशों के संसद के नाम दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान और दक्षिण कोरिया की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली।
मजलिस किस देश की संसद है? तो ये ईरान और मालदीव की संसद को मजलिस कहते हैं। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं। पाकिस्तानी संसद को मजलिस ए शोरा के नाम से जाना जाता है। उत्तर कोरिया का संसद सुप्रीम पीपल्स असेंबली है। नेपाल की विधानमंडल संसद है। रूस की संसद ड्यूमा है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की संसद क्या है? तो पार्लियामेंट इसे कहा जाता है। और बांग्लादेश की संसद क्या है? तो यह जातीय संसद है। इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर या 180 डिग्री देशांतर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इंटरनेशनल डेडलाइन जो है, ये 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका संबंध भारत से है। ऑप्शन में देख लेते हैं, गुरुग्राम भारत, जकार्ता, मनीला, लियोन। तो ये कहां पे स्थित है? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गुरुग्राम भारत में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2016 में इसकी नींव रखी थी, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की। और इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? गुरुग्राम भारत में। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है? 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहां पे अंटार्कटिका है। 7 महाद्वीप हैं। ऐसा कौन सा देश है जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है? कौन सा महाद्वीप? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या भारत? कौन सा देश है जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश जो है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस पूरे महाद्वीप को कवर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके अलावा हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी की क्लास लगी हुई हैं, सभी की क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यदि नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।